Hello students. So let's proceed ahead. Okay. मैंने आपको ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन ऑलरेडी कवर्ड कराया है. नाउ वी कम टू अवर न्यू पीजीआर. ठीक है, दैट इज इथाइलिन. इथाइलिन में मैंने आपको बताया है कि इथाइलिन जो है इट इज अ गैशियस पीजीआर. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, गैशियस पीजीआर है आपका इथाइलिन एंड वाइडली यूज्ड पीजीआर, यानी सबसे ज्यादा यूज में आता है आपका इथाइलिन जो पीजीआर है वो. ठीक है, ये चीज इसमें आपको याद रखनी है कि ये कौन सा पीजीआर है, गैशियस पीजीआर है, ये ध्यान में रखना. ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि जो इथाइलिन है उसका ड्यूअल रोल है. ना व्हाट डू वी मीन बाय ड्यूअल रोल? ड्यूअल रोल है यानी कि देखो, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन वो आपके सिर्फ ग्रोथ प्रमोटर्स है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला ही काम करते हैं, वो लोग ग्रोथ इनहिबिटर्स नहीं है. आपका इथाइलिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा एंड ग्रोथ इनहिबिटर का भी काम करेगा, बट लार्जली वो क्या करेगा, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेगा. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि लार्जली वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेगा, अदरवाइज इट हैज ड्यूअल रोल, प्रमोटर का भी काम करेगा, इनहिबिटर का भी काम करेगा. ओके. और इथाइलिन जो है वो आपके मार्केट में इथेफॉन के फॉर्म में बिकता है. मार्केट में इथाइलिन जो है वो इथेफॉन के फॉर्म में बिकता है, इथेफॉन इन एक्वायस सॉल्यूशंस, यानी कि आपका इथाइलिन जो है उसे वाटर में डाल दिया. सो योर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ इथाइलिन एंड वाटर. ओके, your solution consists of ethylene and water, so it is known as ithephon, and ithephon is present in your aqueous solutions, means ithephon is present in your water. ठीक है, सो फिर वो जो इथेफोन जो एक्वायस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वहां से धीरे धीरे इथाइलिन जो है वो रिलीज होता है. मीन्स आपको याद क्या रखना है कि आपका जो इथाइलिन है इज बीइंग सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ इथेफोन. ठीक है, इथेफोन के फॉर्म में वो स्टोर होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इथाइलिन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपको याद रखना है, प्रिकर्सर. सो प्रिकर्सर कौन है, इथाइलिन का प्रिकर्सर मिथ्योनिन अमीनो एसिड. मैं बोलती हूँ प्रिकर्सर, तो प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर इथाइलिन. ठीक है, मतलब आपका जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर इथाइलिन. सो प्रिकर्सर इसका कौन है, मिथाइलिन अमीनो एसिड. ओके, मिथ्योनिन अमीनो एसिड. ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका जो मिथाइलिन है इट इज नोन एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. वो क्या करता है, फ्रूट को पकवाता है, फ्रूट पकाता है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. इसलिए देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में भी लिखा है कि आपके इथाइलिन को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. आपके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिए हैं, कौन से फ्रूट को राइपन करता है, टोमेटोज एंड एप्पल्स. तो ये दोनों एग्जांपल्स याद रखना. इथाइलिन को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं, ये याद रखना. ठीक है, सो इट्स अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, याद रहेगा. इथाइलिन इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी डिस्कवरी. सो इसकी डिस्कवरी में क्या था, मान लो एक बास्केट था, एक बास्केट में अनराइपेंड बनानास रखे थे एंड राइपेंड ऑरेंजेस रखे थे. सो ऑरेंजेस कैसे थे, राइपेंड थे, मतलब ऑरेंजेस जो थे पके हुए थे. ठीक है, तो वो पके हुए ऑरेंजेस में से कुछ ऐसा सब्सटेंस निकला. ठीक है, वो पके हुए ऑरेंजेस में से ऐसा सब्सटेंस निकला जिसने जो बास्केट में अनराइपेंड बनानास रखे हुए थे, यानी कि कच्चे बनानास रखे हुए थे, उसको पका दिया. ठीक है, मतलब कि उसको पका दिया यानी कि उसको राइपेंड कर दिया. वो बनानास जो है अनराइपेंड से राइपेंड हो गए. दिस बनानास विच आर अनराइपेंड वो क्या हो गए, राइपेंड हो गए, पक गए. कच्चे थे वो पक गए. क्यों पक गए, क्योंकि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है वो आया. ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो आया फ्रॉम योर पके हुए ऑरेंजेस, यानी फ्रॉम योर राइपेंड ऑरेंजेस. आपके राइपेंड ऑरेंजेस में से कोई ऐसा सब्सटेंस आया जिसने ये अनराइपेंड बनानास को राइपेंड बनानास में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन स्टिल ये एक्सपेरिमेंट कजिन्स ने किया था, लेकिन कजिन्स को उस टाइम पे नहीं पता था कि इट इज अ गैशियस पीजीआर, ये इथाइलिन की बात है, ये नहीं पता था उनको. सिर्फ उनको इतना पता था कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ है, बट विच इज दैट वॉलेटाइल सब्सटेंस वो उन लोगों को नहीं पता था. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई. नाउ नेक्स्ट वी कम टू रोल्स. इथाइलिन के रोल्स क्या है, तो सबसे पहले ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम. ठीक है, इथाइलिन में इथाइलिन की स्पेलिंग में टी आता है, सो टी फॉर ट्रिपल, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम, एक इसका ये रोल. ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम यानी कि मान लो ये आपका स्टेम है. ठीक है, तो इथाइलिन क्या करता है, स्टेम में अपाइकल हुक फॉर्मेशन करता है. मान लो ये उसने अपाइकल हुक फॉर्मेशन किया, स्टेम में अपाइकल हुक बनाया. फिर वो अपाइकल हुक जो बना उसका क्या करवाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा, साथ साथ में वो अपाइकल जो हुक बना उस वहां पे
वहां पे वो एरिया पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है। सो स्टेम पे ये तीन चीजें करता है। स्टेम पे मतलब डाइकोट जो सीडलिंग होती है उसके स्टेम में। ठीक है। स्पेसिफिकली कौन सी सीडलिंग, मोनोकॉट नहीं, डाइकोट सीडलिंग। ठीक है। तो डाइकोट सीडलिंग में वो क्या करते हैं, अपाइकल हुक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। सीडलिंग मीन्स व्हाट, सीडलिंग में आपका क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टीम और शूट एपिकल मेरिस्टीम होगा। तो ये क्या करता है, रूट एपिकल मेरिस्टीम शूट एपिकल मेरिस्टीम होगा, तो ये जो स्टेम वाला पार्ट है, शूट एपिकल मेरिस्टीम वाला पार्ट होता है। ठीक है। उसमें ये क्या करता है, पहले अपाइकल हुक फॉर्मेशन करता है, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है वो अपाइकल हुक का, और फिर वो एक्सिस क्या हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टीम पे ये मतलब ये एक्शन करता है। ठीक है। और शूट एपिकल मेरिस्टीम ही आगे जाके स्टेम बनाने वाली है। ठीक है। शूट शूट स्टेम, यानी शूट एपिकल मेरिस्टीम आगे जाके स्टेम बनाती है। सो ये जो भी फंक्शंस है वो किस पे करता है, स्टेम पे करता है। सो टी फॉर ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम। ठीक है। इथाइलिन टी, टी फॉर ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम। तो ये किसका रोल हो गया। अब सेकेंड देखो, मैंने बोला इथाइलिन प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। ठीक है। लार्जली वो क्या है, इनहिबिटर है। तो पहले वो यही सोचेगा बिकॉज लार्जली इनहिबिटर है तो मैं इनहिबिशन का काम करता हूँ। ठीक है। इनहिबिशन तो समझ में आता है, कुछ गंदा काम करता हूँ, इनहिबिशन वाला काम करता हूँ। तो वो सेनेसेंस प्रमोट करता है, यानी एजिंग प्रमोट करता है। अब लीफ में एजिंग कर देना अच्छी बात थोड़ी ना है, वो एक गंदी बात है। लीफ में एप्सिशन प्रमोट करना, एप्सिशन का मतलब होता है लीव्स को गिरा देना। ठीक है। तो लीव्स को गिरा देना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ओल्डर लीव्स को गिराना अच्छी बात है, लेकिन यंगर लीव्स को गिराना अच्छी बात थोड़ी है। मैंने ऑक्सिन में पढ़ाया था ना, ऑक्सिन भी एप्सिशन करता है, लेकिन वो अच्छी तरीके से एप्सिशन करता है। ऑक्सिन क्या करता है, आपके जो यंग वाले लीव्स होते हैं उसका एप्सिशन नहीं करवाता, आपके जो ओल्ड वाले लीव्स होते हैं ना उसका एप्सिशन करवाता है। लेकिन ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लीव यंग हो या ओल्ड हो, इसको तो सिर्फ क्या करना है, एप्सिशन करना है, लीफ को गिराना है। लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, इन सबको गिरा देना है। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली तीन एग्जांपल दिए हैं, कॉटन, चेरी, वॉलनट, इसका ये एप्सिशन करता है। तो ये दो, ये लार्जली बिकॉज इनहिबिटर का काम करता है। तो दो मेन इनहिबिशन का काम करता है, एक आपका सेनेसेंस करवाना, एजिंग करवाना। ठीक है। एजिंग यानी जल्दी बूढ़े करवा देना लीव्स को, और एप्सिशन करवाना। फिर ये सोचता है बहुत इनहिबिशन का काम हो गया, ऐसा सोचता है। अब उसने सोचा कि भाई चलो मैं लार्जली इनहिबिटर हूँ, मैंने थोड़ा बहुत इनहिबिशन का काम कर लिया, लेकिन अब कुछ भलाई का काम भी कर दूँ, अब कुछ प्रमोटर का काम कर लूँ। तो वो क्या करता है, देखो इथाइलिन, मैं इथाइलिन तो थाई से मैंने आपको, एक टी से मैंने आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम याद दिलवाया। ठीक है। इथाइलिन, और थ से आप याद रखो, थाई से ताता थैया, ताता थैया याद रखो। मैं आपको रोल्स याद करवा रही हूँ। ताता थैया यानी इथाइलिन है आपका सीड में बैठा है, और वो सीड में ताता तैया कर रहा है, मतलब आपके सीड में वो नाच रहा है। सीड में वो नाचेगा तो सीड जो डॉर्मेंट, सीड आपका डॉर्मेंट फेज में बैठा है, तो सीड में वो नाचेगा तो उसकी डॉर्मेंसी तोड़ देगा। तो इथाइलिन ताता तैया कर रहा है और आपकी सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ रहा है, ऐसे नाच के उसने सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ दिया। तो सीड और बर्ड की डॉर्मेंसी को तोड़ना तो अच्छी बात हुई ना, वो डॉर्मेंट फेज में थे, डॉर्मेंसी को तोड़ दिया। डॉर्मेंसी को तुड़वाना मतलब क्या, वो सीड का जर्मिनेशन कराना। अब सीड में से सीडलिंग बनेगा, रूट एपिकल मेरिस्टीम आगे रूट में ग्रो होगा, शूट एपिकल मेरिस्टीम आगे स्टेम में ग्रो होगी। तो उसका उसके वो डॉर्मेंट फेज में रेस्ट था, वो ग्रोथ नहीं करता था। डॉर्मेंसी को तोड़ के उसने क्या करवाया, प्रमोटर वाला काम किया, जर्मिनेशन इनिशिएट करवाया। स्पेसिफिकली किस में करवाता है, पीनट सीड्स में जर्मिनेशन इनिशिएट करवाता है, और पोटैटो ट्यूबर। देखो अगर आपको ऐसा एमसीक्यू पूछे कि सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है तो जिब्रेलिन ही आएगा। उसी में हमने पढ़ा था कि वो सीड जर्मिनेशन का मेन रोल उसका है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको ये दो एग्जांपल्स दिए हो, एक पीनट सीड्स वाला एंड एक पोटैटो ट्यूबर्स की स्प्राउटिंग वाला, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इथाइलिन ताथाथैया नाचा, सीड जो डॉर्मेंट फेज में था वहां पे नाचा तो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर दिया। अब वो इथाइलिन आपका सीड में बैठा है, ताथाथैया करके नाचा, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक किया। उसने सोचा कि मैं सीड में बैठा हूँ, मैं नीचे रूट पे भी कुछ अड़प प्ले करता हूँ, मतलब मैं रूट में भी कुछ करता हूँ और ऊपर शूट में भी कुछ करता हूँ, ऐसा सोचा उसने। तो रूट में उसने सोचा अब मैं बीच में हूँ, रूट में मैं क्या करूंगा, रूट एंड रूट हेयर का ग्रोथ प्रमोट करवाऊंगा। नीचे मैं रूट में हूँ अभी, अब चलो सीड में तो मैंने डॉर्मेंसी को तोड़ दिया, नीचे रूट का मैंने रूट और रूट हेयर का ग्रोथ करवा दिया। रूट हेयर तो पता है ना, वाटर का एब्सॉर्प्शन करता है सॉइल में से, इसलिए मैंने लिखा है इंक्रीज एब्सॉर्प्शन सरफेस एरिया फॉर वाटर। ओके। फिर सोचता है शूट में कुछ करता हूँ, तो शूट का इलोंगेशन करवाता है। शूट यानी स्टेम, स्टेम में इंटरनोड्स होती है। ठीक है, इंटरनोड्स नोड्स। तो ये क्या करता है, स्टेम एंड पिटियोल का इलोंगेशन करवाता है, स्टेम एंड पिटियोल का इलोंगेशन करवाता है। पिटियोल में आगे जब आपको
मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में लीव्स पढ़ाओगी तो उसके पार्ट्स में पढ़ाओगी कि लीफ जो है, ठीक है, वो उसमें पहले लीफ बेस होता है, फिर पिटियोल होता है, फिर आपका जो मेन क्या होता है, ये आपका लीफ बेस होता है, फिर आपका ये पिटियोल होता है और ये मेन आपकी लीफ होती है जिसे लेमिना बोलते हैं। सो ये पिटियोल का इलोंगेशन भी करवा सकता है, या फिर ये लीव्स के पार्ट है और ये आपकी लीव्स हो गई, ये लीव्स के 3 पार्ट, तो ये स्टेम के ऊपर जो लीव्स खड़ी है उसका भी इलोंगेशन करवा सकता है। स्पेसिफिकली देखो, इलोंगेशन करवाने का काम भी किसका है, आपके जिब्रेलिन का है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको बोला डीप राइस वाटर प्लांट में इलोंगेशन करवाने का काम किसका है, तो इथाइलिन का है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि शूट के जो अपर पार्ट्स होते हैं और लीव्स के जो भी अपर पार्ट्स होंगे, क्योंकि मैंने लीव्स और शूट्स की बात करी, स्टेम और पेटियोल का इलोंगेशन, तो वो वाटर के ऊपर आ जाएगी। इन एक्वाटिक प्लांट वो स्टेम और पेटियोल का इलोंगेशन करवाता है। अदरवाइज इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इज योर जिब्रेलिन, बट स्पेसिफिकली लीफ राइस डीप राइस वाटर प्लांट बोला है तो इथाइलिन आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। नीचे उसने बोला रूट में कुछ करता हूँ तो रूट एंड रूट हेड का ग्रोथ करवा दिया। ऊपर उसने सोचा कि शूट में कुछ करना है तो स्टेम और पेटियोल का इलोंगेशन करवा दिया। उसका नेक्स्ट फंक्शन, अब उसने सोचा कि शूट में तो चलो मैंने कर दिया, शूट यानी स्टेम में किया, अब स्टेम में से ब्रांच निकलेगी, ये स्टेम है मेरी, ये स्टेम में से ब्रांच निकलेगी, ठीक है, ऐसी ब्रांच निकली सब, ये एक स्टेम है, ये फर्दर ये ब्रांच निकली, ये वाली ऐसी ब्रांच निकली। इन सब में क्या बनेंगे, फ्लावर्स भी तो आएंगे ब्रांचेस पे, फ्लावर्स भी तो आएंगे, फ्लावर्स पे भी तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, फ्लावर्स को बुरा लग जाएगा नहीं तो फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, यानी कि पाइनएप्पल में वो फ्लावरिंग प्लस सिंक्रोनाइजिंग भी करवाता है। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब होता है कि ऐसे छोटे 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 फ्लावर्स हमें दिखेंगे। देखो पाइनएप्पल एक बड़ा सा फ्रूट है, लेकिन उसमें हमें कैसे छोटे 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 सिंक्रोनाइजिंग दिखते हैं, छोटे 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 सेट्स दिखते हैं फ्रूट के, ऐसे अलग अलग, जैसे सेपरेट किया हुआ वैसा लगता है, तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग। तो पाइनएप्पल में वो फ्लावरिंग और सिंक्रोनाइजिंग दोनों करवाता है, एंड मैंगो में सिर्फ वो फ्लावरिंग करवाता है। ठीक है, तो उसने सीड में नाच के डॉर्मेंसी को तोड़ दिया, रूट में कुछ करवाया, शूट में कुछ करवाया एंड फ्लावरिंग करवाया। ठीक है, अब इसका फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है। स्पेसिफिकली आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कुकुम्बर, कुकुम्बर पे ये फेमिनाइजिंग इफेक्ट करता है। मतलब कुकुम्बर में फेमिनाइजिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके फ्लावर में जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिसे कार्पेल या तो पिस्टिल कहते हैं, उसका वो ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, देखो सभी हार्मोन्स में से जिब्रेलिन, जबरे मोस्टली बॉयज होते हैं, डोंट टेक इट सीरियसली, मैं सिर्फ समझाने के तौर पे आपको याद करवा रही हूँ। तो जिब्रेलिन जबरा, तो वो उसका ही मैस्कुलाइन इफेक्ट होता है। बाकी सारे आपके जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उन सबका आपका कैसा होता है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है। ओके, सो इतने फंक्शंस हो गए। ये वाला फंक्शंस ये वाले फंक्शंस पे हम ये वाला फंक्शन हमारा बाकी रह गया, दैट इज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट यानी कि जब आपकी फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, ठीक है, तो उसमें जो रेस्पिरेटरी रेट होती है फ्रूट्स की वो बढ़ जाती है। सो दैट इज योर रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट। आपकी फ्रूट्स की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाना। देखो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही बताया, प्रीवियसली आई हैव शोन यू कि इथाइलिन इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फ्रूट को राइपन करवाता है। ठीक है, तो जो राइपनिंग फ्रूट होगा उसमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने वाला काम भी कौन करेगा, इथाइलिन करेगा। ठीक है, आपका जो राइपनिंग फ्रूट होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना यानी क्या, उसमें रेस्पिरेशन बढ़ाना, रेस्पिरेशन बढ़ाना यानी उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो क्यों उसमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने की जरूरत क्यों है, कि भाई फ्रूट को राइपन होने के लिए, ऐसा हट्टा कट्टा होने के लिए एनर्जी की भी तो जरूरत है, तो वो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो फ्रूट में बढ़ाएगा। ओके, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट। ओके, इथाइलिन के बारे में इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है एब्सिसिक एसिड। सो एब्सिसिक एसिड इज योर इनहिबिटर ओनली। ये आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं, इनहिबिटर भी होते हैं, ड्यूअल फंक्शंस कैरी करने वाले भी होते हैं। तो ये जो आपका एब्सिसिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, आपका इनहिबिटर हो जाएगा। सभी एक्टिविटीज वो इनहिबिट ही करता है। ठीक है, सभी गंदी एक्टिविटीज ही करता है। लीफ को घिरा देना, एब्सिशन कर देना, डॉर्मेंसी करवा देता है ये। इथाइलिन तो थोड़ा भला भोला भी था, वो बोलता था कि मैंने चलो एब्सिशन और सेनेसेंस करवा के बहुत इनहिबिशन का काम कर लिया, तो मैं अब डॉर्मेंसी ताता तैया करके नाच के मैं डॉर्मेंसी तोड़ देता हूँ, ऐसा सोचता था। लेकिन ये तो बोलता है मैं तो सारे इनहिबिशन के काम करूंगा, मैं तो डॉर्मेंसी भी करवाऊंगा, तो ये डॉर्मेंसी भी करवाता है। आपका इथाइलिन तो फिर भी अच्छा था, पीनट सीड्स और स्प्राउटिंग पोटेटो ट्यूबियर्स में क्या करवाता था, सीड जर्मिनेशन करवाता था। आपका जिब्रेलिन्स भी सीड जर्मिनेशन करवाता था। ठीक है, लेकिन ये बोलता है नहीं नहीं, मेरे को तो इनहिबिशन ही करवाना है, मैं तो सीड जर्मिनेशन इनहिबिट ही करवाऊंगा। आपका जिब्रेलिन
और सीड जर्मिनेशन कैसे इनहिबिट करता है, तो अल्फा अमाइलेज, जो जिब्रेलिन मीडिएटेड अल्फा अमाइलेज का फॉर्मेशन है उसको बंद करके, क्योंकि जिब्रेलिन कैसे सीड जर्मिनेशन करवाता था, जिब्रेलिन में कैसे सीड जर्मिनेशन होता था, अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो है, ठीक है, वो अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके सीड को ग्लूकोज मिल जाएगा। मैंने आपको समझाया था जिब्रेलिन में जिब्रेलिन में जाके देखना, ये आपका सीड है, ये आपका एंडोस्पर्म हो गया, ये आपका एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। एम्ब्रियो में रूट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम होगा। ये एंडोस्पर्म जो होता है उसमें आपकी एल्यूरोन लेयर होती है, ये एल्यूरोन लेयर जो होती है, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग योर अल्फा अमाइलेज, ठीक है। और ये अल्फा अमाइलेज जो है वो क्या करेगा, ये अल्फा अमाइलेज जो है वो आपके स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और ये ग्लूकोज जो है वो आपके एम्ब्रियो को ग्रो होने में मदद करेगी, आपकी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम यानी रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम को ग्रो होने में मदद करेगी, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड सभी उसने एब्सिशन करवा दिया, डोरमेंसी करवा दिया, ये सारे काम उसने करवा दिए। नाउ अब यहाँ पे देखो, डोरमेंसी ये प्रमोट करवाता है, फिर भी यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि ये सीड का मैच्योरेशन करता है, डेवलपमेंट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि भाई इंड्यूसिंग डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड टू डेजिकेशन, डेजिकेशन यानी उनको हीट से प्रोटेक्ट करना, उनको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको कहता है डेजिकेशन, एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। सो जो देखो सीड का डोरमेंसी करवाता है ना एब्सिसिक एसिड, तो वो फेवरेबल कंडीशंस में नहीं करवाता। देखो जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो, जब कंडीशन ही ऐसी हो कि जब आपने सीड को ऐसी जगह पे ग्रोथ किया है जहाँ पे ना उसको पानी मिल रहा है, ना उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, मतलब कंडीशंस बहुत ही अनफेवरेबल है, तो सीड ग्रो हो तो वो अच्छे से हो गया, उसने एक बार चालू कर दिया तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप उसकी ग्रोथ बंद ही करवा दो, उसे डॉर्मेंट फेज में ही लेके चले जाओ, उसे प्रोटेक्ट कर लो अनफेवरेबल कंडीशंस के सामने। तो डॉर्मेंसी करवा के एब्सिसिक एसिड ये फायदा भी तो कर रहा है, सीड के डेवलपमेंट में फायदा भी तो कर रहा है, सीड को बचा रहा है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो हो गया तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद ये स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस हार्मोन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, वाटर नहीं मिला, वाटर बाहर से मिल नहीं रहा, ना सॉइल में से मिल रहा है वाटर, सॉइल में से वाटर मिल नहीं रहा, तो ये प्लांट क्या चाहेगा कि ट्रांसपीरेशन से मेरा वाटर लॉस ना हो जाए, तो ये प्लांट स्टोमेटा को बंद कर देगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, तो ट्रांसपीरेशन से जो कुछ वाटर लॉस होने वाला था वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी इनहिबिशन का काम हुआ, लेकिन अच्छा काम हुआ, स्टोमेटा को बंद करवाया, इनहिबिशन का काम हुआ, लेकिन अच्छा काम हुआ, ठीक है। इसका केमिकल नेचर कैरोटीनॉल डेरिवेटिव, इसका प्रिकर्सर वायोलेक्सेंथिन, याद रखना। डिस्कवरी, सो 3 एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी। सो पहले देखो इनहिबिटर बी हुआ, फिर एब्सिशन टू डॉर्मिन, ये तीनों डिस्कवर हुए, इनहिबिटर बी, ऑब्सिशन टू, डॉर्मिन। लेकिन फिर पता चला कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये अंडर द ग्रुप ए बी ए ही फॉल करते हैं, एब्सिसिक एसिड के ग्रुप के अंडर ही फॉल करते हैं, ठीक है। ओके, और एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, क्योंकि एबीए जो है सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करवाता है, एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट एक्ट करता है जिब्रेलिन का, और जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करवाता है। सो अगर आपको एमसीक्यू है कि विच इज योर एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, तो एब्सिसिक एसिड, ओके। देन नेक्स्ट कम्स योर पीजीआर कैन बी, ये भी एनसीईआरटी लाइन है इसलिए मैंने लिखा है कि आपके पीजीआर कॉम्प्लीमेंट्री या तो एंटागोनिस्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी साथ साथ चलने वाले, एंटागोनिस्ट जैसे कि जिब्रेलिन और आपके क्या बोला, एब्सिसिक एसिड, ये दोनों एंटागोनिस्ट हो गए, एक से जर्मिनेशन करवा रहा है, एक से जर्मिनेशन तोड़ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी अगर दोनों ही से जर्मिनेशन करवाने का काम करते तो कॉम्प्लीमेंट्री साथ साथ में कर रहा है, ऐसा। इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक यानी इंडिविजुअलिस्टिक एक अकेला सब कुछ करेगा, एक जैसा काम, और सिनर्जिस्टिक यानी सब मिलके करेंगे, ठीक है, सब मिलके सबका अच्छा करेंगे, या एक अकेला सबका अच्छा करेगा, या फिर ऐसा सोचो एक इंडिविजुअलिस्टिक एक अच्छा सबका बुरा करेगा, सिनर्जिस्टिक सब मिल के सबका बुरा करेंगे। सो वो इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जिस्टिक भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिविजुअलिस्टिक में आप देखो सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करवाना वो सिर्फ आपका एब्सिसिक एसिड ही करता है, वो इंडिविजुअलिस्टिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब वो सिर्फ एब्सिसिक एसिड ही सी डोमिनेंसी को प्रमोट करता है, सी डोमिनेंसी करवाता है, बाकी को उसके साथ इस काम में उसका कोई साथ देता है, कोई सिनर्जिस्टिक है उसका नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये चीजें हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, ओके।
ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, इथाइलिन। सो इथाइलिन इज अ सिंपल गैसेस पीजीआर, मैंने आपको बता दिया। ये मेरा बताना रह गया, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज। देखो राइपनिंग फ्रूट में तो वो बनेगा ही, क्योंकि वो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। सेनेसेंस वाले जो टिश्यू सेनेसेंस कर रहे हैं उसमें इथाइलिन क्यों बन रहा है भाई? क्योंकि इथाइलिन इथाइलिन का काम मैंने बताया, इट इज लार्जली एन इनहिबिटर। तो वो एजिंग करवाता है, सेनेसेंस करवाता है। तो जो टिश्यू अगर उसका काम है सेनेसेंस करवाना भाई, तो जो टिश्यू सेनेसेंस करवाते हैं उसके अंदर उसको प्रेजेंट भी तो रहना पड़ेगा, जिसके अंदर उसे सेनेसेंस करना है। तो इसीलिए वो सिंथेसाइज होता है बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस। ओके, influences of ethylene on plant including horizontal growth of seedling, apical hook formation। देखो apical hook formation in dicot seedling, apical hook formation हो गया, then horizontal growth and swelling of axis। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम की बात हो गई। हाँ, इसका बायो एसे टेस्ट जो है दैट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम। ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट, ये इसका बायो एसे टेस्ट हो गया। बायो एसे टेस्ट याद रखो, मैंने स्लाइड में शायद लिखा ही होगा, मैंने आपको बताना भूल गई। बायो एसे टेस्ट कौन सा है इसका? ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस, बताया इनहिबिटर का काम है। तो एजिंग और लीव्स को गिराना, ये सारे इनहिबिटर सारे गंदे वाले काम पहले कर देता है ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, इसीलिए फ्रूट राइपनिंग हार्मोन का रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है, ये भी बात हो गई। इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट बोलते हैं। टाटा तैयार करके सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी तोड़ देता है। बर्ड डॉर्मेंसी को तोड़ना यानी जर्मिनेशन को इनिशिएट करवाना, स्पेसिफिकली पीनट सीड्स में और पोटैटो ट्यूबर्स में। पीटीओड और इंटरनोड का इलोंगेशन करवाते हैं, उसे मन होता है कि शूट में भी कुछ करवाऊं। ठीक है, तो इलोंगेशन करवाएगा तो क्या होगा? लीव्स जो पानी के अंदर है वो बाहर आएगी, शूट अगर पानी के अंदर है तो बाहर आएगी। सो ये फायदे हो गए। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट, शूट में हो गया, बोलता है रूट में कुछ करता हूँ, तो रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है। तो इससे वाटर वाटर जो है उसका एब्सॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। रूट हेयर का ग्रोथ करवाएगा तो ज्यादा वाटर आएगा रूट में। फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट्स आर इन पाइनएप्पल एंड ओनली फ्लावरिंग इन मैंगो, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको। सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर आपका इथाइलिन है। इथेफॉन के फॉर्म में बिकता है, एक्वायस सॉल्यूशन में स्लोली रिलीज होता है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग है बेसिकली, मैंने दो एग्जांपल्स बताए थे, टोमेटोज एंड एप्पल। एप्सिशन करवाता है बेसिकली कॉटन, चेरी और वेलनट में। फेमिनाइजिंग इफेक्ट है किसमें? कुकुम्बर में, कुकुम्बर में कार्पेल का ग्रोथ करवाता है। ओके, नेक्स्ट कम्स योर एब्सिसिक एसिड। सो एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड जो है उसका मेजरली रोल है डोरमेंसी करवाना, इनहिबिशन का काम हो गया, एब्सिशन करवाना, लीव्स को गिरवाना, इनहिबिशन का काम हो गया। बट लाइक अदर पीजीआर्स, इट ऑल्सो हैज अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड इफेक्ट। सिर्फ यही इफेक्ट नहीं होते, और भी होते हैं, ऐसा बोल रहा है। इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर की तरह काम करता है, प्लांट मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर। सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करवाता है, टोमेटो बंद कर देता है, इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। सो अगर वाटर स्ट्रेस आ जाता है तो उसके सामने उनको लड़ने की मदद करता है कि भाई तुम्हें वाटर स्ट्रेस आया है, तुम्हें वाटर इतनी मतलब वाटर तुम्हें नहीं मिल पाएगा, तो वाटर स्ट्रेस आ गया मतलब तुम्हारे अंदर, तो मैं तुम्हारा स्ट्रेस कम कर दूंगा, मैं स्टोमेटा ही बंद करवा दूंगा, इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एबीए प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, डॉर्मेंसी। क्यों ये दोनों वर्ड्स लिखे? मैंने समझाया कि डॉर्मेंसी में सीड को लाकर वो एक अच्छा काम भी कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन से सीड को बचा रहा है, डेजिकेशन से सीड को ड्राई होने से बचा रहा है। ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, जीए के एंटेगोनिस्ट चेक करता है क्योंकि सीड जर्मिनेशन इनहिबिट करता है। ओके, we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plant, पीजीआर के बहुत सारे रोल्स होते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लीमेंट्री, एंटागोनिस्ट, इंडिविजुअलिस्टिक, सिनर्जिस्टिक, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके, देन Similarly, there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact. एक ही फेनोमेनन में एक से ज्यादा पीजीआर इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे सीड में डॉर्मेंसी, तो सीड में डॉर्मेंसी ब्रेक करवाने का काम, नाचने का काम, और सीड में टाटा तैयार करा, नाचा और सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करवा दिया, वो इथाइलिन ने किया। लेकिन उसकी डॉर्मेंसी प्रमोट किसने करवाई? सीड को डॉर्मेंट फेज में रखना किसने चाहा? एब्सिसिक एसिड।
तो एक ही चीज में दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है। फिर बर्ड्स एपाइकल बर्ड का फॉर्मेशन करवाता है आपका ऑक्सिन और काउंटर एक्टिंग अपाइकल डोमिनेंस, यानी अपाइकल डोमिनेंस और नहीं, अपाइकल डोमिनेंस नहीं पर लेटरल बर्ड का ग्रोथ करवाता है, दैट इज और साइटोकाइनिन। तो एक ही चीज में दोनों ने फंक्शन किया। अपसिशन, अपसिशन में देखो, अपसिशन आपका इथाइलिन भी प्रमोट करवाता है एंड आपका एब्सिसिक एसिड भी प्रमोट करवाता है। सो एक से ज्यादा पीजीआर, ठीक है। और अपसिशन यंगर पार्ट का नहीं होने देता ऑक्सिन, ओल्डर पार्ट का होने देता है, तो ऑक्सिन भी आ गया भाई अपसिशन में। अपाइकल डोमिनेंस मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। सो सीड और बर्ड की डोरमेंसी, ये अपाइकल बर्ड की बात नहीं थी, ये बर्ड की डोरमेंसी की बात थी। और यहाँ पे अपाइकल अपाइकल डोमिनेंस, यानी यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अपाइकल डोमिनेंस लिटरल अपाइकल डोमिनेंस का ग्रोथ अपाइकल बर्ड, ठीक है, वो वाला ऑक्सिन वाला एग्जांपल। सेनेसेंस, सो सेनेसेंस को सेनेसेंस में भी एक से ज्यादा पीजीआर का रोल है। सेनेसेंस को प्रमोट करवाता है इथाइलिन, ठीक है। सेनेसेंस को डिले करवाता है, यानी एंटी एजिंग हार्मोन जो आपका साइटोकाइनिन है वो डिले करवाता है सेनेसेंस को, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करके सेनेसेंस को डिले करवाता है, ठीक है। इसीलिए साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल along with their genomic and extrinsic they play an important role. PGR का important role in plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGR. तो देखो टेम्परेचर और लाइट आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी आपके प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, बट वाया पीजीआर ओनली, पीजीआर से करते हैं। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो नीड द इंटरनल फैक्टर्स। फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर को अगर प्लांट को कंट्रोल करना है तो उनके लिए उनको इंटरनल फैक्टर्स यानी पीजीआर चाहिए। सम ऑफ सच इवेंट कुड बी वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, कि जिसमें आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है रोल प्ले करते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसे कि सीड जर्मिनेशन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ जाता है, प्लांट मूवमेंट में ऑक्सिन आ जाता है, वो उसकी मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी तो वो सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कंट्रोल कर रहा है। डोरमेंसी, एब्सिसिक एसिड आ गया, इथाइलिन आ गया, सो वो सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। फ्लावरिंग है, वर्नलाइजेशन है। तो देखो जब फ्लावरिंग होनी होती है, वर्नलाइजेशन, तो इन सब में भी कोई ना कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ जाता है। भले एक्सट्रिंसिक फैक्टर टेम्परेचर है, जैसे वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्लावरिंग जो है वो डिपेंडेंट होती है ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, कि कितने टाइम तक आपने प्लांट को लो टेम्परेचर तक रखा, तो यार फ्लावरिंग कितनी अच्छी होगी दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है फ्लावरिंग, लेकिन साथ साथ में वर्नलाइजेशन में कुछ हॉर्मोन्स भी इंक्लूडेड होते हैं, कुछ पीजीआर भी इंक्लूडेड होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब टेम्परेचर है लेकिन टेम्परेचर आपके प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल कर पाएगा थ्रू पीजीआर ओनली, उसमें प्लांट हार्मोन भी रिलीज होगा, ठीक है। बट वर्नलाइजेशन के बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं क्योंकि इट इज एक्सक्लूडेड। आपका फोटोपेरिडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी जो आगे आती है, ठीक है, फोटोपेरिडिज्म से सब कुछ आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो हम यहाँ तक ही पढ़ने वाले, यही तक आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें आगे सब फोटोपीरियडिज्म और उसके बारे में है कि लाइट और टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करती है इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, दैट इज रिलेटेड, ठीक है। ओके, सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।